वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ओके, तो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आसान भी बहुत ज़्यादा है। पढ़ने क्या वाले हैं हम गाइस, इसमें हम एग्रीकल्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है, किस टाइप की फार्मिंग्स होती है और क्या क्या क्रॉप ऐसी है जो हमारे इंडिया में बहुत मेजरली हम लोग ग्रो करते हैं और कैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप जानोगे कि राबी क्रॉप क्या होती है, खारिफ क्रॉप क्या होती है। ये सब हमने 7th 8th में भी पढ़ा है कि राबी क्रॉप कौन से सीजन में उगती है, खारिफ क्रॉप कौन से सीजन में उगती है। आज आप ये सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाली हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा, अगर हम अपने इंडिया के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर जनरेट करता है। एंड वैसे भी गाइस एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज एग्रीकल्चर की वजह से ही जो खाना हम खाते हैं वो हमारे को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से नहीं, सदियों पहले से, सदियों मतलब आप सुनोगे पता बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, 2/3 ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो अभी भी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है वो किसी ना किसी रूप में एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है और वहीं से उनकी इनकम आती है और वहीं से वो प्रॉपर्ली दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो खाना हम खाते हैं, आपको पता है ना इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो थैंक्स टू ऑल द फार्मर्स जो हम सब लोगों को फीड करते हैं, इतने अच्छे से वो जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं और हमारे कंट्री के अंदर फूड्स जो है अच्छे तरीके से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी जो है हमारी कंट्री में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारे खाने के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सिर्फ हमारे खाने के लिए दाल वगैरह उगाई जा रही है या सब्जी उगाई जा रही है। नो, इवन इंडस्ट्रीज, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होती है जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा होता है। जैसे कि कोई रिफाइंड ऑयल बनाने की कंपनी है, जैसे कि कोई सनफ्लावर ऑयल बनाने की कोई कंपनी है, सरसों के तेल की, तो उसका रॉ मटेरियल क्या हुआ? सरसों के बीज। तो वो कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं आ रही है कि सब्जी फल उगाए जा रहे हैं, इवन इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, सिंपल। और कुछ एग्रीकल्चर ऐसा करा जाता है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए आइटम्स को किया जाता है, जैसे कि टी, इंडिया की टी, असम की टी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। असम में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस है। कॉफ़ी इंडिया में बनती है, मतलब कि कॉफ़ी इंडिया में उगाई जाती है बहुत लार्ज स्केल पे, और स्पाइसेस भी। तो आज से नहीं, हम बहुत पुराने ज़माने से जो है एंशिएंट टाइम से हम इन तीनों की तीनों चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट करती है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं एग्रीकल्चर की जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है। ठीक है, अब हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी अगर कोई बिजनेस भी कर रहा होता है तो एक होता है स्मॉल बिजनेस, ठीक है, लार्ज स्केल बिजनेस, और कुछ और ज़्यादा लार्ज हो जाता है जो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे चल रहा होता है। तो ऐसे ही फार्मिंग को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक जो सिंपल लेवल पे हो रही है, एक जो थोड़े मीडियम लेवल पे हो रही है, मतलब आप बोलो, और एक जो बहुत हाई स्केल वाली हो रही है। सिंपल ऐसे 3 लेवल में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आज के समय पे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम ऐड करते जा रहे हैं। कल्टिवेशन मेथड जो है हमारे यहाँ आजकल थोड़े थोड़े चेंज होने लग गए हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है। अब पहले बारिश बहुत ज़्यादा आया करती थी, ठीक है, हम पॉल्यूशन इतना नहीं होता था तो बारिश समय पर आती थी। अब हम इतना पॉल्यूशन करते हैं, जब बारिश मानसून समय पर नहीं आता तो हमें इरिगेशन आर्टिफिशियल करना पड़ता है, ट्यूबवेल लगाएंगे, कुछ और करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे पे नहीं आ रही है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर करने के तरीकों में भी बदलाव आता जा रहा है। कुछ अच्छे बदलाव है और कुछ बदलाव हमने जो अपना इन्वायरमेंट को खराब करा है उसकी वजह से हमें लेकर आने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप की हम फार्मिंग पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर में होती है। सबसे पहला आया सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत सिंपल लेवल ऑफ फार्मिंग होती है, बिल्कुल आप मानो ये ऐसी फार्मिंग होती है कि फार्मर ने उगाया और खा लिया। ठीक है, ये है सबसिस्टेंस, कि बस खाने पीने का जुगाड़ करने वाली फार्मिंग अपनी, कि फार्मर का अपना खेत है, ठीक है, उसमें उसने थोड़े से में चावल उगा लिया, थोड़े से में गेहूँ उगा लिया, कुछ में थोड़ी बहुत सब्जी उगा ली और उसको जो है बेचने नहीं गया मार्केट में, खुद बना के खा लिया। अगर बेचने भी गए हैं मार्केट में, चलो बेच भी दी उसने, तो बहुत मेगर इनकम उससे आएगी, उसकी बहुत कम पैसा वो उससे कमा पाएगा और उस पैसे से वो अपना घर का खर्चा चलाने का सिंपल लेवल की फार्मिंग को हम कहते हैं
सबसिस्टेंस फार्मिंग, अभी भी आज के ज़माने में भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पे सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। अब होती कैसे है, इसमें स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ पे जो है हाईलाइट करके दिखा दूंगी। बस ये भी 3 कीवर्ड तुमने लिख दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन सबसिस्टेंस फार्मिंग, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, तुमने ये 3 बातें लिख दी, तुम्हारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आपको लिखना है प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि छोटे छोटे खेतों में इसको प्रैक्टिस करा जाता है विद द यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि नॉर्मल टाइप के टूल्स जो होते हैं, जो पहले ज़माने से चलते आ रहे हैं, उसमें कोई नए टाइप के टूल्स जैसे कि वो सीड रैक हो गया, बड़े बड़े ट्रैक्टर ये सब यूज़ नहीं करा जाते। सिंपल टूल्स जैसे हल हो गया, हो गई, डिगिंग स्टिक्स हो गई, वो यूज़ होती है। फिर टूल्स के अलावा फार्मिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, लेबर। ठीक है, कि काम कौन कर रहा है, किसान जो हैंगे। तो बड़े बड़े जो अगर फार्मर्स होते हैं, पता है वो बहुत सारे किसानों को अपने यहाँ पे रखते हैं, वो आगे काम करते हैं। और बड़े जो फार्मर होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनें भी ले आते हैं, लोग भी लगा लेते हैं आगे काम करने के लिए। बट ये जो सबसिस्टेंस लेवल की फार्मिंग है, इसमें फैमिली के मेम्बर्स ही ज़्यादातर आपस में मिलके, कि मम्मी भी काम कर रही है, घर में बेटा भी काम कर रहा है, बेटी भी अपनी तरफ से जो कुछ हो सके करिए, पापा तो काम कर ही रहे हैं, सारे फैमिली वाले मिलके फार्मिंग कर रहे हैं, जो कुछ जैसे करके अपना सबसिस्टेंस वो से चला रहे हैं। ठीक है, कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी होते हैं कि एक मोहल्ले के 4 घर हैं इकट्ठे, उनका अपना एक फार्म है समझ लो, और वो सब उस पर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, द इनकम दैट दे आर डिवाइडिंग। सिंपल ये लेवल की। अब ये पानी के लिए मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं, मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। आर्टिफिशियल इरीगेशन पे, जो नए टाइप की इरीगेशन आजकल होती है, वो जो है इन पे इतना मतलब इतना खर्चा करके ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून। नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, यानी कि बाजार से जाके जो है फर्टिलाइजर खरीद के लाएंगे, पेस्टिसाइड्स खरीद, नो, नेचुरल फर्टिलाइजर घर पे बनाते हैं, मैन्योर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड जो है इस तरीके से ये लोग अपना जो है पूरा का पूरा अपनी फार्मिंग करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्रॉप होती है कि भैया पता होता है फार्मर को भाई इस सीज़न में ये वाली क्रॉप उगेगी, उसी क्रॉप को वो उगाते हैं। वरना कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं वो जिस सीज़न की जो क्रॉप नहीं होती वो भी जो है थोड़ा और एक्सटेंसिव वर्क करके उगाते हैं, बट वो किस लिए करते हैं, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं। ये सबसिस्टेंस क्या है, जो मौसम होता है वो वाली क्रॉप वो उगाते हैं, थोड़ा बहुत बेच देंगे, खुद घर में रख के खाएंगे और अपनी सबसिस्टेंस चलाते हैं। दिस इज नोन एज अ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो स्मॉल पैच ऑफ लैंड हो गया, इसमें मैन्योर यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं होती, मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली लेबर यूज़ होती है। ये 4 पॉइंट अगर आपने याद कर लिया, आप सबसिस्टेंस फार्मिंग का प्रॉपर नोट बना सकते हो। ठीक है, चलो अब इस सबसिस्टेंस फार्मिंग में ही एक और टॉपिक आता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो हमने कई बार पढ़ रखा है। आता है हमारा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ये भी सबसिस्टेंस फार्मिंग में ही आती है। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा लेवल पे होती थी, अब थोड़ी मतलब आप मानो कि उससे कम लेवल पे होती है। क्यों? क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गया है, लैंड एरिया भी हमारा जो है अब डिक्रीज होता रहता है, मिनिमम होता रहता है। इसमें क्या होता है, फार्मर जो है एक जगह पे जाएंगे, ठीक है, उन्हें एक जगह बढ़िया सी दिखी कि ये भैया लैंड अच्छा खासा है, यहाँ पे मैं फार्मिंग कर सकता हूँ। तो वहाँ पे भी जो भी लैंड होता है उस पर पहले थोड़े बहुत कुछ ट्रीज होंगे, थोड़ी बहुत वेजिटेशन तो वहाँ पे होगी, कुछ तो पेड़ पौधे वहाँ पे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो उसको जला देते हैं। ठीक है, तभी इसका नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, तो वो उस खेत को जो भी या फिर जो भी पर्टिकुलर वो लैंड है जहाँ पे वो गए हैं, वहाँ पे उसको बीज बोने से पहले उसको जला देते हैं पूरा का पूरा। और फिर जो वो राख वहाँ पे होती है, वो राख एक फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। वो राख अपने आप मिट्टी में, सॉइल में मिल जाती है और वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। फिर वो उस पर जो है क्या लगा देते हैं, अपनी फसल लगा देते हैं, फसल उगाते हैं और फिर कल को फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब जब उस पर फसल को हार्वेस्ट कर लिया तो फिर वो फार्मर एक नई जगह पे जाएंगे शिफ्ट करके, वहाँ पे एक नया लैंड ढूंढेंगे, वहाँ उसको जलाएंगे, फिर वहाँ पे जो है वो अपनी फसल उगाएंगे। इस तरीके की फार्मिंग को कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अभी ये क्या होता है, अब उसी वाली फार्म के ऊपर दोबारा क्यों नहीं उगाते हैं वो, क्योंकि देखो सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स जो है अपने रीजनरेट करने में टाइम लगता है। इसलिए जो है फार्मर क्या करते हैं, एक बार ही अगर एक जगह पे आग लगा के अपना जो है उन्होंने खेती कर लिया, उसके बाद थोड़े समय बाद जब वो हार्वेस्टिंग करने के बाद वो एक नई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे जाके वो फिर से इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ आपको प्रोसीजर बता रखा है, फार्मर्स क्लियर्स पैच ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस सीरियल्स। कुछ भी खाने के लिए वो एक पैच ऑफ सॉइल को क्लियर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको जलाकर पूरा उसकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब द शिफ्टिंग अलाउड नेचर टू रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब वो चाहें तो थोड़े समय बाद दोबारा ही उस पर क्रॉप क्यों नहीं उगाते हैं, दूसरी जो है जाके खेत या दूसरी जगह क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार उगा दिया है एक जगह पे कुछ, तो उसको हमारी जो सॉइल होती है उसको रिप्लेनिश करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए वो उसको टाइम देते हैं। ठीक है, अब इस वाले जो
हमारा स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मतलब है कि आपने जो अनाज आपके पास फसल की कटाई के बाद आया है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ ट्रैक्टर यूज़ होते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइज़र वो वाले यूज़ होते हैं, इन फैक्ट्री वाले केमिकल वाले, और बढ़िया क्वालिटी के सीड्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे जो है अनाज का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत खर्चा करा होता है और वो बिल्कुल ही उस टाइप से वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ पे काम किया गया होता है। ये जो है इस वाली फार्मिंग में भी जो आउटपुट होता है, प्रोडक्ट आता है, वो लो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और होता क्यों है वो लो? बिकॉज आपको पता है डेट नेचुरल वे में फार्मिंग की गई है, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ हुआ है, कोई मॉडर्न इनपुट इसमें भी यूज़ नहीं होता। पुराने ज़माने से जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग में होती है सेम वैसा स्लैश एंड बर्न में होता है। अब ये जो स्लैश एंड बर्न है इसके बहुत अलग अलग नाम हैं। इंडिया में ही अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, झुमिंग कल्टीवेशन इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है। पमलू बोला जाता है मणिपुर में, दीपा बोला जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो मिल्पा इन मैक्सिको में भी ये टाइप की फार्मिंग होती होगी। ठीक है। और यहाँ पे मिल्पा बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका में कोनकू, और जो है मिल्पा ही बोला जाता है मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में, फिर कोनकू वेनेजुएला में, रोका इन ब्राज़ील में, सोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो आपकी पूरी बुक में बता रखे हैं क्या डिफरेंट नेम है। फॉर द MCQs यू हैव टू रिमेंबर देम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग पे। जो ये था ना स्लैश एंड बर्न, ये जो हमारा सबसिस्टेंस था उसी का एक पार्ट था। ठीक है। अब आया सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग जो है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंसिव वर्ड आ गया तो अपने आप समझ जाओ कि थोड़ा स्केल हाई हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पे होती है? इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। उन शहरों में होगी, उन डिस्ट्रिक्ट में होगी, उन स्टेट्स में होगी, उन प्रदेशों में होगी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई होती है। ठीक है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये वाली फार्मिंग में, बड़े बड़े खेतों पे बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है आप बोलो कि फसलें उगाई जाती हैं, काफ़ी सारी लेबर का यूज़ होता है, यानी कि खाली फैमिली मेम्बर मिलेंगे और उग जाएगा नहीं, काफ़ी सारी लेबर का यूज़ होता है। वेयर हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज। बायोकेमिकल इनपुट्स मतलब कि फर्टिलाइजर भी आएगा, पेस्टिसाइड्स भी आएगा, खाद भी वो जो बाजार से खरीद के लाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ इसमें करा जाता है। ठीक है। एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाइयर प्रोडक्शन। और आर्टिफिशियल इरीगेशन का जैसे कि ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता होगा, इसमें केनाल बनाए जाए, जो भी मतलब कि प्रॉपर इरीगेशन, सिर्फ मानसून पे डिपेंड नहीं है, इरीगेशन फैसिलिटी लगाई जाती है सो दैट हाइयर प्रोडक्शन हो। क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए ये फार्मिंग होती है, इसलिए इसे कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। इसमें जो है फार्मर जो है बहुत सारे इनपुट्स भी यूज़ करते हैं, मॉडर्न टाइम के टेक्नोलॉजी की भी मदद इसमें वो लेते हैं। ठीक है। अब इस वाली इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत लेवल पे होती है हमारी कंट्री के अंदर गाइस। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, अगर आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि वो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं कि वो सिर्फ इतना नहीं उगाते अपने खेत में कि सिर्फ खुद के खाने के लिए या थोड़ी बहुत इनकम हो, नहीं, दे आर मेकिंग सो मच दैट वो बाज़ार में जाके बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ठीक है। और कुछ होते हैं फिर वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो बहुत ही बड़े ह्यूज लेवल पे करते हैं, जो हमारे थर्ड नंबर पे आएगा। अब ये वाली फार्मिंग में पता है एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ लैंड। देखो एक अंकल है, उनके 3 बेटे हैं, उन अंकल का बहुत बड़ा सा खेत था। ठीक है। बहुत बड़ा खेत था उन लोगों का, बट एक खेत। अब क्या हुआ, कल को तीनों लड़कों की शादी हो गई। तीनों लड़के पहले तो आपस में साथ में रह रहे थे, बट आजकल हो गया न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम, तो तीनों लड़के ने आगे जाके वो अलग हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और उन्होंने बंटवारा कर लिया। तो वो जो एक खेत था उसके 3 हो गए, डिवाइड हो गए, है ना। कहाँ पहले एक खेत पे वो पूरी फसल उगाई जाती होगी, सब मिलके काम करते होंगे, वो 3 में डिवाइड हो गए। कल को उनके 2 बच्चे हो गए, उन्होंने आपस में डिवीजन कर लिया, फिर कल को उनके बच्चों को डिवीजन कर लिया। तो आजकल क्या होता जा रहा है, इस इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में एक फार्मर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास जो पीस ऑफ लैंड है, जो खेत है उनका, वो काफ़ी छोटे रह गए हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये जनरेशन आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है ज़मीनों के बंटवारे हुए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के समय पे हमारे इंडिया में फार्मर्स की एक प्रॉब्लम है दैट जो उनका पीस ऑफ लैंड है, वो जो उसका साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसलिए जो फिर वो उनका अगर खेत छोटा है तो भाई जो फसल उस पर उगाई जाएगी फिर उससे वो थोड़ा कम प्रॉफिट कमा पाएंगे। कहाँ वो बड़े बड़े जब खेत थे सब
सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे थे तब जो है ज़्यादा प्रॉफिट होता, ज़्यादा फसल उगती। तो इसलिए साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग इसे बोला जाएगा इंग्लिश में, साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग डिक्रीज होती रह रही है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ आपको लिखा हुआ है ना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन। आगे बच्चे थोड़ी साथ में रहने आजकल के, उन्हें तो बंटवारा कराने ज़मीनों का, तो इस वजह से वो लैंड होल्डिंग का साइज़ अनइकोनॉमिकल हो जाता है। जैसे एक बड़ा सा खेत है, उस पर जब आप काम करवा रहे होगे लेबर से तो उतने ही लेबर लग रही होंगी, ठीक है, चलो मैन्योर और फर्टिलाइजर लग रहे हैं, उतने लेबर काम कर रहे हो। छोटे से खेत पे फिर तब भी आपको उससे थोड़ा कम खर्चा करना है, तो वो उतना कहते हैं ना, जब आप ज़्यादा चीज़ें खरीदो तो ज़्यादा बरकत होती है, समथिंग लाइक दैट। तो भाई इसलिए जब छोटे होते जा रहे हैं खेत का साइज़ तो वो थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल हो रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री नाउ डेज, ठीक है। तो विद दिस ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और फिर पता है ऐसा जब होता है ना उन फार्मर्स के साथ में जिनके पास काफ़ी छोटा सा अपना खेत होता है, बंटवारे हो चुके ज़मीनों के, तो उनको थोड़े और समय में जब उनके पास जो है ना, जब जिस समय फसल वगैरह उग रही होती है तो उन्हें एक और लाइवलीहुड का सोर्स भी ढूंढना पड़ता है कि भाई खेती तो कर ही नहीं है, साथ में कुछ और काम भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, समझ गए। चलो अब चलते हैं हम अपनी अगली फार्मिंग पे, कमर्शियल फार्मिंग। इसको आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, प्रॉपर बड़े बड़े ट्रैक्टर चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, वो ज़मींदारी वाला बिल्कुल प्रॉपर ज़मींदार से, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, ठीक है, वहाँ पे रेंटेड फार्मर्स काम कर रहे हैं और बहुत ह्यूज लेवल पे काम चल रहा है। ये वाला जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है इट्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग, बहुत ह्यूज लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। अब अगर आपको ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो आपको इनपुट्स भी काफ़ी अच्छा खर्चा करके लगाने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 1, हायर डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब इसमें लगाया जाता है, ठीक है। जो सीड्स यूज़ होते हैं, ये 5th क्लास से मैं तो पढ़ते हुए आ रही हूँ अपने HYV सीड, मैंने 5th क्लास में सबसे पहले पढ़ा था HYV सीड्स के बारे में, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे बीज जो काफ़ी अच्छा आपको जो है, जो भी आपने फसल उगाई है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोवाइड करेंगे। HYV सीड्स का शुरुआत हो गई थी इंडिया के अंदर, तो फार्मर जो बड़े बड़े अमीर फार्मर्स थे उन्होंने खरीदे HYV सीड्स जो हैं ये, और उनसे अपनी क्रॉप्स उगानी शुरू करी। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सबको यूज़ करा जाता है जिससे प्रोडक्शन हायर हो, ठीक है। अब जो है डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब देखो एग्रीकल्चर जो ये कमर्शियलाइज हो गया कि भाई पैसों के लिए किया जा रहा है कि बहुत क्वांटिटी में जो है चीज़ों को उगाया जाए एंड देन उनको बेच के पैसा कमाया जाए, ठीक है, प्रॉफिट कमाया जाए। ये एक रीजन से दूसरे रीजन पे डिफरेंट कर रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी की साइड अगर आप देखोगे तो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर बहुत ह्यूज लेवल पे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना हम नदन प्लेन से है ये, ठीक है। यहाँ पे की मिट्टी जो है एल्यूवियल सॉइल है, बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग बहुत ह्यूज लेवल पे होती है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कोई एक क्रॉप कहीं पे जो है सब्सिस्टेंस में उगाई जा रही होती है और कहीं पे जो है कमर्शियल में। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब में जो चावल उगाया जाता है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में उगाया जाता है और ये एक कमर्शियल क्रॉप है कि इतना सारा उगता है कि कल को हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम जो है हमारी कंट्री में भी इसको बेचा जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है, बहुत ह्यूज लेवल पे इसको उगाया जाता है। बट वहीं पे उड़ीसा जो है साउथ में, वहाँ पे ये क्रॉप एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि फार्मर अपने खेतों में वही ट्रेडिशनल वे में मानसून पर डिपेंड होके इसको उगाते हैं। यहाँ पे ये क्रॉप कमर्शियलाइज क्रॉप नहीं है, पंजाब और हरियाणा में ये क्रॉप कमर्शियलाइज है। तो ये सब चीज़ें डिफर करती रहती हैं, ठीक है। अब कमर्शियलाइजेशन में, कमर्शियल मतलब समझ जाओ फॉर प्रॉफिट मेकिंग, इसमें एक सबसे बड़ा ये भी आता है आपका प्लांटेशन। ये जो अभी हमने 10th में अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा, टी फ्रॉम असम, आप तो क्लास 10 की स्टूडेंट हो तो कनेक्ट करो उस वाले एग्जाम्पल से अपने। टी फ्रॉम असम पढ़ा, प्रांजल और वो गए थे, उसका दो राजवीर घूमने गए थे असम में, देखी बड़ी टी एस्टेट। हाँ, तो प्लांटेशंस जो होते हैं ये भी कमर्शियल फार्मिंग होती है। वहाँ पे आप अगर आपने कभी कोई प्लांटेशन एरिया देखा हो तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर काम कर रहे होते हैं और कितनी सारी टी लीव्स को हाथों से तोड़ दिया जाता है, फिर पास में फैक्ट्री लगी होती है, उसमें प्रोसेस होती है, टी लीव्स बनती हैं, चाय पत्ती पूरी रेडी होगी, पैकेजिंग होगी, फिर ट्रकों में भर के आगे शहरों तक बिकने चली जाएगी। चलो पैकेजिंग अगर वहाँ नहीं होगी तो जिस भी रूप में वो दूसरी जगह जाएगी, फिर फैक्ट्री में जाके पैकेजिंग होगी। और ये बहुत ह्यूज लेवल पे होता है हमारी कंट्री में, टी लीव्स की फार्मिंग, कॉफ़ी की फार्मिंग और स्पाइसेस की फार्मिंग। तो प्लांटेशन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब इसका प्लांटेशन का मेन, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये लाइन याद रखना, सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। प्लांटेशन मतलब ही ये है कि आप एक सिंगल क्रॉप को बहुत लार्ज स्केल पे उगा रहे हो, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कॉफ़ी मान लो, स्पाइस मान लो, कोई एक स्पाइस कि भाई आप लौंग उगा रहे हो,
ठीक है, कि आप इलायची उगा रहे हो, वन सिंगल क्रॉप, ठीक है, या फिर आपने चाय पत्ती उगा रहे हो, तो वन सिंगल क्रॉप को जब ह्यूज लेवल पे उगाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट जनरेशन, उसको हम कहते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को कवर करता है, बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड पे, भैया पूरे के पूरी, एक मैंने खेत टाइप लगा भी रखा है यहाँ पीछे बैकग्राउंड में, चाय का खेत, ठीक है, चाय प्लांटेशन। और इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज़ होते हैं और जो है माइग्रेंट लेबरर, ज़्यादातर ये जो प्लांटेशन है ना माइग्रेंट लेबरर्स पे डिपेंडेंट होती है। जैसे असम में बहुत सारे लोग जाते हैं माइग्रेट करके वहाँ जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है इनका जो पूरा कोई भी प्रोडक्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन सब का प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। टी कहाँ पे उगती है? असम में हमारे इंडिया में, और नॉर्थ बंगाल में और कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटका में। एग्जाम्पल्स याद रख लेना। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है चाय पत्ती का खुद के लिए थोड़ी उगा रहे हैं वो सारे लोग मिलके, नहीं, मार्केट के लिए जो है बनाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम भी ज़रूरी है जहाँ पे भी ये उगाया जा रहा है उसके आसपास में, ठीक है। कि भाई अगर असम में अगर वो खेत है चाय पत्ती का, तो उसके पास में जो है अच्छी खासी सड़कें बनी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टावर्स लगी होनी चाहिए कि कनेक्ट कर पाए, कॉल करके डिस्कशन कर पाए कि येस ये वाला जो ट्रैक्टर है इसमें सारा जो है चीज़ें लोड हो गई एंड देन दे आर गोइंग देयर हेयर, जो भी है ऑर्डर्स वो लोग ले पाए। तो कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है, अच्छे ट्रांसपोर्ट की, अच्छे सड़कों की ज़रूरत है, सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट्स तक, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी शहर में पहुँचानी हो, वो चाय पत्ती, वो कॉफ़ी, वो कोई भी स्पाइस, या वर्ल्ड में कहीं और पहुँचानी हो, तो अगर प्लांटेशन करना है हमें, तो प्लांटेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी एक अच्छी खासी ज़रूरत है प्लांटेशंस करने के लिए। तो यहाँ पे एंड होता है गाइस हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आपको पता चलिए एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, बिल्कुल ही सबसिस्टेंस लेवल पे, एक आया आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस जिसमें हम थोड़ा हाई गए, देन आ गया कमर्शियल वाला जहाँ बिल्कुल ही हाई फाई फार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो विद दिस अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। अब यहाँ आप जानोगे कितने टाइप्स की क्रॉप हमारी कंट्री इंडिया में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो भैया सारे सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, हमारे यहाँ स्प्रिंग, सारे सीज़न है। तो थैंक यू टू गॉड कि हमारे यहाँ सारे सीज़न है, तो हम बहुत सारे टाइप की क्रॉप अपने यहाँ उगा पाते हैं। मेनली 3 टाइप्स की क्रॉप हम उगाते हैं, एक होती है राबी क्रॉप, एक होती है खारिफ क्रॉप और एक होती है जैद क्रॉप। और राबी सीज़न होता है, राबी सीज़न में उगी गई क्रॉप को बोलते हैं राबी क्रॉप, ठीक है। खारिफ हम सीज़न को कहते हैं कि खारिफ मौसम है, और खारिफ मौसम में उगाई गई क्रॉप को खारिफ क्रॉप कहते हैं। और जैद भी सीजन्स है, इस सीज़न की उगाई हुई क्रॉप को हम जैद क्रॉप कह देते हैं। तो दीज 3 आर सीजन, और इनकी उगाई हुई क्रॉप को हम इनकी क्रॉप ही कह देते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रैबी क्रॉप, ठीक है। अब रैबी क्रॉप कब से कब तक इसका पूरा हम अब रीड करेंगे, ठीक है। आप मान सकते हो गए सर्दियों की क्रॉप, जिसमें बीज बोए जाएंगे सर्दी के अंदर, ठीक है। रैबी क्रॉप कौन सी क्रॉप है? जिसमें बीज बोए गए हैं सर्दी के अंदर, और फसल की कटाई कब होगी? फसल की कटाई होगी अप्रैल के अंदर, जब बैसाखी आती है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है ना हमारे यहाँ, जैसे आप मानो पंजाबियों में बैसाखी कहते हैं, और फिर अलग अलग हमारे इंडिया के कल्चर के हिसाब से हर जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को, ठीक है। तो अप्रैल में 14-15 अप्रैल वाले समय में जब हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इसकी बीज कब बोए जाते हैं? सर्दियों में, और फसल रेडी होकर उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है बाय द अप्रैल। इसको हम कहते हैं रैबी क्रॉप। कौन कौन सी रैबी क्रॉप्स होती हैं? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। एक पेपर पे लिख लो, एक आध बार उसको देखते रहना, अपने साइड टेबल पे आके लगा लो, इधर उधर घूमते उड़ते आपकी नज़र पड़ेगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी कौन सी राबी कौन सी खारिफ। रट्टिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। ग्रोन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में उगाई जाती है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी उगाई जाती है रैबी क्रॉप, और सबसे ज़्यादा ह्यूज लेवल पे वीट उगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या चाहिए इसको? बहुत ज़रूरी राबी क्रॉप को, इस राबी क्रॉप को चाहिए होता है प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, ठीक है। तो इसको चाहिए होता है रेनफॉल भी चाहिए होती है। तो वो रेनफॉल राबी क्रॉप को मिल जाती है जब रिट्रीटिंग मानसून भी आता है, जब मानसून लौटता हुआ वापस आता है, या फिर वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं ना, जब यही वही आप समझ लो, जब वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं तो अपने साथ बारिश लेकर आते हैं, तो उससे इस फसल को उगने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारी कंट्री में हुआ था, उसके बाद से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, हमने HYV सीड्स यूज़ करने शुरू करे थे। हमने वीट के ऊपर सबसे फोकस करा था कि वीट बहुत अच्छे से इंडिया में आ जाए, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी चाहते थे कि हमें फूड के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड ना होना हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में एंड राजस्थान में बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हमने राबी क्रॉप्स उगाई थी, यानी कि वीट उगाई थी। तो ये हो गया आपका राबी क्रॉप, यानी कि
सर्दियों वाली क्रॉप, ठीक है। अब ये आ गया गाइस आप लोगों का खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या है, कब इसको बीज बोए जाते हैं, कब उगाई जाती है, ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब होते हैं, जून जुलाई में, गर्मियों में तो ये गर्मी वाली क्रॉप, तो जून जुलाई के पास में जब मॉनसून आता है हमारा, उस समय पे इस वाली क्रॉप को बीज बो दिए जाते हैं, ये उगाई जाती है। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, और वो रेडी हो जाती है सितंबर अक्टूबर तक, और तब इनकी जो है इन फसल की कटाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस पीरियड में उगाई जाती, मतलब मॉनसून से अक्टूबर तक का पीरियड आप मान लो, इसमें ये फसल उग भी जाती है और उसको जो है हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है सीजन में, खारिफ सीजन में, पैडी है भुट्टा, जोवर, बाजरा, तूर या फिर अरहर की दाल जो हम कहते हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब क्या है, हमारी खारिफ क्रॉप है, खारिफ सीजन की क्रॉप है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैडी यानी कि जो चावल है, चावल भी एक खारिफ क्रॉप है, तो इंडिया में चावल बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चावल वाले जो है रीजन्स पढ़ेंगे। तभी मैंने इस यहाँ पीछे चावल का खेत भी लगाया बैकग्राउंड में, और इसको अलग बॉक्सेस में करा है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन इंडिया में कहाँ है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे चावल उगाया जाता है। रिसेंटली जो चावल है पंजाब में और हरियाणा में बहुत ह्यूज लेवल पे उगाना शुरू हो गया है। असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में जो चावल है उसको एक साल में 3 बार उगा लिया जाता है, और उन 3 फसलों का अलग अलग नाम है, औस, अमन, बोरो, ठीक है। तो एक साल में 3 बार चावल उगाए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में, और हम उन फसल को कहते हैं औस, अमन, बोरो। तो याद रखना, ये यहाँ से सीधा एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये अब हमने पढ़ लिया अपना खारिफ क्रॉप। अब आता है हमारा ज़ैद क्रॉप। अब आप कहोगे दीदी ज़ैद मतलब ज़ैद कौन सा सीजन हो गया, तो देखो जो राबी और खारिफ के बीच का सीजन होता है, जो बिल्कुल गर्मियों का मौसम होता है, उसको हम ज़ैद सीज़न कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, वाटरमेलन, जो हम तरबूज खाते हैं ना, गर्मियों में कितनी गर्मी लगती है तो तरबूज कहते हैं, तरबूज खा लो। मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, वो खीरा जो होता है हम, ठीक है, जो सैलेड में खाते हैं। वेजिटेबल्स काफ़ी सारे प्रकार की, फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं, या फिर जो है आप मान लो इनको उगाया जाता है ज़ैद सीज़न में। तो ये होता है खारिफ और राबी के बीच का समय, तो इसमें हम ये वाला क्रॉप उगाते हैं। इसमें ये सारे फ्रूट्स भी उगते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी। अब बात करी जाती है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप की, दैट इज शुगर केन, गन्ना, जिससे चीनी बनती है। अब तुम कहोगे दीदी शुगर केन थोड़ी थे, भाई शुगर केन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शुगर केन भी अपने लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा शुगर बनता है, ठीक है। तो अब हमारी शुगर बनने के लिए शुगर केन जरूरी होते हैं, तो शुगर केन को उगने में लगभग साल भर लग जाता है, ठीक है। तो इसको कौन से क्रॉप में कंसिडर कर रहे हैं हम, अभी हमें कुछ नहीं बता रखा। इसको शुगर केन को तो पूरा साल ही रख जाते हैं, कोई पर्टिकुलर सीजन थोड़ी लग रहा है। तो आप चलो पढ़ेंगे हम इंडिया की मेजर फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बहुत तरीकों की क्रॉप्स उगाई जाती हैं इंडिया में। अगर हम आपसे कोई आपसे मिले और पूछे आपकी कंट्री में कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा ह्यूज लेवल पे उगाई जाती है, कौन सी मतलब मेजर क्रॉप्स है, ह्यूज लेवल की जगह हम बोलेंगे मेजर क्रॉप्स कौन से आपकी कंट्री की, तो आप उसे बता सकते हो। राइस है, वीट है, मिलेट्स है, पल्सेस हैं। हम राजमा, छोले, दाल के बिना थोड़ी रह सकते, तो पल्सेस भी बहुत उगाई जाती है। हमें चावल भी खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं, फुल्की के बिना थोड़ी रह सकते हम। तो हमारे यहाँ तो भाई सारी ही मेजर क्रॉप है। हम चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, शुगर केन से चीनी भी बनाते हैं, हमें ऑयल भी चाहिए, रिफाइंड सरसों का तेल भी हमें चाहिए। तो हम तो सब टाइप की मेजर क्रॉप को डील करते हैं। तो चलो अब हम पढ़ेंगे, और कॉटन भी उगाते हैं, जूट भी उगाते हैं। तो तभी तो मैंने कहा कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है। तो चलो अब पढ़ते हैं हम इंडिया की डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबुलर फॉर्मेट बना दिया, यानी कि टेबल्स बना दिए। ये सब मैं अपनी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इन सभी स्लाइड्स का लिंक, सो दैट रिविजन के लिए तुम इसी टेबल से अपना रिविजन कर सकते हो, इसमें आपको रटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सारी मेजर क्रॉप्स को स्टडी करते हुए चलेंगे। सबसे पहली मेजर क्रॉप आएगी हमारी मेजर फूड क्रॉप, जिसके बिना हमारी रोटी अधूरी है, दैट इज हमारा वीट, ठीक है। तो वीट जो है दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। फर्स्ट कौन सी हुई, फिर भैया जब आटा सेकंड नंबर पे आ रहा है तो फर्स्ट कौन सी हुई सीरियल क्रॉप, तो फर्स्ट होता है चावल, ठीक है। इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ इंडिया में
और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में ये मेन फूड क्रॉप है। हम लोग फुल्का बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, वो सब इसी से तो बनाते हैं, ठीक है। ये एक राबी क्रॉप है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। द राबी क्रॉप्स रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। तो यह सर्दियों के मौसम में ठंडा ठंडा मौसम, रात को ओस भी गिरती है और दोपहर में धूप निकलती है, तो इसे ठंडक भी चाहिए और इसे धूप भी चाहिए, तो इससे ऐसे उगता है हमारा व्हीट, ठीक है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इसको रेनफॉल भी चाहिए होती है, तो उतनी रेनफॉल हमारे को जो है रिट्रीटिंग मानसून से भी मिल जाती है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स कौन से इंडिया के, यानी कि पूरी हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा वीट यहाँ पे उगाया जाता है, तो गंगा सतलुज प्लेन्स में इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन, ठीक है। तो गंगा सतलुज में नॉर्थर्न एरिया देखो हमारा गंगा रिवर से लेके सतलुज रिवर तक का, वहाँ पे उगाया जाता है ये, और इवन साउथ में भी उगाया जाता है ये ब्लैक सॉइल रीजन जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे भी। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वीट उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे वीट कंप्लीट हो गया। वीट के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज चावल, पैडी। तो स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चावल कंज्यूम करा जाता है, ये नंबर 1 पे आता है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा लेवल पे चावल हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। ये एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है, जो हमारा ये चावल होते हैं खारिफ क्रॉप है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। गर्मी में, मैंने आपको बोला ना, इसके बीज गर्मी में बोए जाते हैं, मतलब इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। अबव 25 डिग्री सेल्सियस का ऐसा टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, होती है ह्यूमिडिटी गर्मियों में, और रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर। तो भाई मानसून आता है गर्मियों में, तो रेनफॉल भी मिल जाती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कम रेनफॉल हो वहाँ नहीं उगाया जाता, वहाँ भी उगाया जाता है। इट इज़ ग्रोन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इरीगेशन, यानी कि इरीगेशन ट्यूबवेल लगाओ, ग्राउंड वाटर को यूज़ करके, तब आप इसको जो है उगा सकते हो। एरियाज ग्रोन इन कहाँ पे उगाई जाती है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज ऑफ एंड द डेल्टिक रीजन्स। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, अब आपको ये बता रखा है कि आज के ज़माने में ना हम लोग क्रॉप जैसे जो राइस है इसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो पहले ज़माने में तो जहाँ पे बारिश तेज होती थी वहीं पे उगाते थे, बट अभी क्या है, अभी हमारे पे इरिगेशन के नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तरीके आ गए हैं। हम कनाल बना सकते हैं कि कोई रिवर बह के जा रही है, उससे नहर निकाल दिया, कैनाल निकाल दिया, और तब आपने उस एरिया में पानी पहुँचा लिया जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं आ रही है। तो ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से, ट्यूबवेल, ग्राउंड वाटर को यूज़ करके, ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से हम लेस रेनफॉल के एरिया में भी चावल उगाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में। तो इस तरीके से हमने चावल की उगाना ज़्यादा कर दिया है, और तभी हम सेकेंड नंबर पे पहुंच चुके हैं चाइना के बाद, ठीक है। अब आएगी हमारी नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज मिलेट्स, ठीक है। कई बार ना हमें मतलब ऐसा पता नहीं होता कि मिलेट्स कौन सी क्रॉप है, तो आज ज़रा ध्यान से सुन लो और हमेशा याद रखना, ठीक है, कि मिलेट्स कौन सी क्रॉप्स होती है, ठीक है। और घर में अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो मेरे से अच्छा तुम्हें घर में तुम्हारे बड़े बता सकते हैं, मम्मी, दादी, पापा, दादू, जो भी मिले उनसे पूछना है इन सारी क्रॉप्स के नाम। मिलेट्स में आ जाते हैं जोवर, बाजरा, रागी, ये होते हैं इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स, ठीक है। इनको बोला जाता है कोर्स ग्रेन, ठीक है। वो कबूतर बाजरा खाते, पता है ना आपको। ये जो ग्रेन्स होते हैं ये बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू इनमें होते हैं, यानी कि इनमें अगर आप इनको खा रहे हो तो आप बहुत हेल्दी हो जाओगे। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं ना मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, उसमें चावल का उसमें ये बाजरे का आटा और ये सब आटा मिक्स होता है, सो दैट दे रिमेन हेल्दी, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी हाई होती है। अब इनका कंटेंट पढ़ते हैं कि रागी में ऐसा क्या है, जोवर में ऐसा क्या है। तो रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें, और रफेज भी होता है। जोवर जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। जोवर जो है मिलेट्स में, जोवर, बाजरा एंड रागी, दिस इज द जोवर इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन आवर कंट्री, ठीक है। आगे बताती हूँ आपको। इट इज़ रेन फेड क्रॉप मोस्टली, यानी कि बारिश चाहिए होती है इन सबको उगने के लिए, मिनट्स को उगने के लिए, एंड मॉइस्ट एरियाज में ही जो है ये उगते हैं, ठीक है। विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, यानी कि ये ऐसे एरिया में उगाए जाते हैं जहाँ ऑलरेडी बारिश आती हो अच्छी खासी। मेजर जोवर प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे कि मैंने आपको कहा जोवर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा जाता है हमारी कंट्री में, थर्ड लेवल पे लिखा गया है। तो इसे कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जोवर की फार्मिंग होती है। अब आएंगी हमारी पल्सेस, दाल, राजमा, छोले। तो ये हमारी पल्सेस जो है गाइस पढ़ते हैं अब हम। मेजर पल्सेस ऑफ इंडिया आर तूर दाल, अरहर दाल,
उड़द दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ठीक है, चना हो गया, काले छोले, चिट्टे छोले, जो भी है, ये सब आ गए आपके पल्सेस के अंदर। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, हम सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस भी करते हैं और उन्हें खा भी जाते हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं पूरे वर्ल्ड के। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, हमारी वेजिटेरियन डाइट में जो पल्सेस हैं सबसे मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का, दालों से प्रोटीन मिलता है, पता है ना आपको। तो पल्सेस जो है कहाँ पे उगाई जाती हैं, दे नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, तो ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो भी अच्छा खासी उग जाती हैं। बीइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप, लेग्यूमिनियस क्रॉप मतलब ये प्रोटीन रिच क्रॉप होती है। ऑल दीज क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है तो इनमें ना मतलब ऐसा कुछ होता है कि इनमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। तो अरहर दाल को छोड़कर बाकी जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, ये जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करती है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, तो इनको पता है क्या कर दिया जाता है, इनको रोटेशन में दूसरी क्रॉप के साथ उगा दिया जाता है कि आपने एक क्रॉप उगाई है उसके बाद इस वाली क्रॉप को उगा दिया, क्योंकि इसको उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगली क्रॉप लगाई तो बीच में पल्सेस लगा दो, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कहाँ पे उगाई जाती है इंडिया में, एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में। तो उत्तर प्रदेश तो इतनी फार्मिंग होती है यूपी के अंदर दैट मेजर एग्जाम्पल्स में आपको यूपी दिख जाएगा, पंजाब हरियाणा दिखेगा, एमपी दिखेगा, राजस्थान दिखेगा, ठीक है। बट ऐसे हमने ये ना तुक्केबाजी नहीं करनी है, ना ही हमने रट्टे लगाने हैं, हम समझ के चीज़ों को पढ़ के चलेंगे। चाहे आप 2 बार इनको लिख लो एक जगह पे, पेपर बना के फ्लैश कार्ड्स बना लो, पर रट्टे मत मारना किसी भी दिन, समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ पे उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर है, तो अपने आप लर्न हो जाएगा। शुगर केन की अगर हम बात करें, इट इज़ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूछ ले फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का, तो वो ब्राज़ील है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताई गई है इसके लिए, बहुत सारी सॉइल्स पे ये उगाया जाता है शुगर केन, और इसको मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, यानी कि इंसान के काम करने की इसमें बहुत ज़रूरत है, मशीनी काम ज़्यादा नहीं हो सकता है। फ्रॉम सोइंग यानी कि बीज बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे लेबर की ज़रूरत है, तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, शुगर बनाने के लिए चाहिए, गुड़ बनाने के लिए चाहिए, गुड़ मतलब जैगरी, खांडेसरी बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि दिस इज़ वेरी यूजफुल टू अस। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कहाँ पे अच्छे से होता है ये, जहाँ हॉट क्लाइमेट हो, ह्यूमिड क्लाइमेट हो, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का, और रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर तक की। इरीगेशन वहाँ पे इसके लिए यूज़ हो जाती है, जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो तो वहाँ पे अच्छी खासी इतनी बढ़िया रेनफॉल ना हो तो वहाँ इरीगेशन के थ्रू हम शुगर केन गन्ने को जो है गन्ने की फसल उगाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, यूपी में उगाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में एंड हरियाणा में, ठीक है। अभी आगे जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो तब आप ये याद रखना कि कौन कौन सी जगह पे इसको उगाया जा रहा है। आज के समय में महाराष्ट्र में, कर्नाटका, इस एरियाज़ में शुगर केन फार्मिंग और इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे कॉर्पोरेट तरीके से ये फार्मिंग की जाती है, वो आगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले चैप्टर में समझाऊंगी, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज़ ऑयल सीड्स। अब आप पूछोगे दीदी ऑयल सीड ये क्या हुआ, कैसे आपके घर में जब भी खाना बनता होगा सरसों का तेल यूज़ होता होगा, कुछ लोगों के यहाँ कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, तो ये सब क्या ऑयल अपने आप आ जाता है? नहीं, हम लोगों को पूरा प्रोसेस करके, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज में पूरा प्रोसेसिंग होती है, तब हम इन बीज जो होते हैं, जो दाने निकलते हैं, जैसे सरसों के दाने निकले उससे सरसों का तेल बनाते हैं, कोकोनट से कोकोनट ऑयल बनेगा। तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। तो उस प्रोसेस के लिए पहले हमें ऑयल सीड हमारे पास होंगे तभी तो हम ऑयल बनाएंगे। तिल का तेल भी होता है ना, सेसमे तिल, वाइट वाइट से जो बर्गर के ऊपर भी लगा देते हैं हम, वाइट वाले तिल। तो हाँ, तो इसके लिए जो है हम लोग जो है सीड्स पहले इकट्ठे करते हो, फिर उस सीड्स का ऑयल बनता है। तो सीड बीज बोओगे तभी तो सीड निकलेंगे। तो चलो पढ़ते हैं हमारे मेजर ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमे तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंच सीड्स या फिर सनफ्लावर सीड्स। ये मेजर सीड्स है। मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल, ज़्यादा सारे से ज़्यादा हम खा सकते हैं, यानी कि इनका तेल निकाल के इन तेल को हम कंज्यूम कर सकते हैं, एंड इनको कुकिंग के लिए यूज़ करा जाता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इनमें से कुछ को रॉ मटेरियल के तरह यूज़ करा जाता है आगे की इंडस्ट्री में, जैसे सोप बनाने के लिए सोप इंडस्ट्रीज़ में कई बार कोकोनट ऑयल भी यूज़ करा जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में ऑइंटमेंट्स किसी भी टाइप की जो है स्किन की क्रीम बनाने के लिए कुछ भी में इसको यूज़ करा जाता है, इनके सीड्स के ऑयल को, ठीक है।
तो चलो पढ़ते हैं अब हम। इन 2018 इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। याद रखना। एक सीड्स होते रैप सीड्स, जो रैप सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया रैप सीड्स का आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2018। ठीक है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। अब ऐसा मत सोचना कि ऑयल सीड इंडिया में ज़्यादा नहीं उगाए जाते। टोटल में से आप मानो हमारा 12% एरिया जो है क्रॉप जो उगती है उसमें ये ऑयल सीड्स ही उगाए जाते हैं। अब इनमें भी इन वाले जो क्रॉप सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, इनमें ग्राउंडनट जो है वो खारिफ क्रॉप है। ठीक है। और इसी सबसे ज़्यादा ये ग्राउंडनट ही उगाया जाता है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, उसके बाद राजस्थान, देन तमिलनाडु 19 और 20 में 2019-20 में। फिर लिंसीड की और मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो ये एक राबी क्रॉप है। सेसमे एक खारिफ क्रॉप है। और जो है सेसमे की अगर हम बात करें, जो तिल है, तिल खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। यानी कि नॉर्थ इंडिया में तो इसको गर्मियों में उगाया जाता है और साउथ इंडिया में इसको सर्दियों में उगाया जाता है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ क्रॉप। तो कैस्टर सीड्स जो होते हैं जिसको ऑइंटमेंट में बहुत यूज़ करा जाता है कैस्टर ऑयल को, तो ये एक राबी खारिफ दोनों टाइप में, दोनों सीजन्स में इसको उगाया जा सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑयल सीड्स। अब हम पढ़ेंगे अपनी कुछ और बाकी की क्रॉप, जैसे टी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बचा है। फिर कॉफ़ी पढ़ेंगे, देन फ्रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रबर, जूट, ये आ जाएगा। फिर हमारा जो है टॉपिक रहेगा कि क्या क्या हमने एग्रीकल्चर में नए नए टेक्नोलॉजीज़ आज के ज़माने में आ गई हैं। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब हमने बाकी क्रॉप्स के बारे में। अब आता है हमारा टी। टी की कल्टीवेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दैट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे टी कल्टीवेशन होती है। देयर आर मेनी प्लांटेशन, बड़ी बड़ी प्लांटेशन है आसाम में और भी पार्ट्स में हमारी कंट्री है। ठीक है। 2018 में इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बहुत सारी लेबर की ज़रूरत है। एबंडेंट एंड चीप स्किल्ड लेबर चाहिए, बहुत सारे लेबर चाहिए। माइग्रेंट लेबर्स चाहते हैं चीप हो, क्योंकि ज़्यादा सैलरी देंगे तो कहाँ से जो है प्रॉफिट कमा पाएंगे। चीप लेबर बट वो स्किल्ड हो, ऐसा ना हो कि उन्हें काम करना, उन्हें काम भी करना आना चाहिए। टी इज़ प्रोसेस विद द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ठीक है। तो टी जो है ना, टी के पास में टी की फैक्ट्री लगी होती है, जैसे कि वो धी की बड़ी टी एस्टेट। आपने टी फ्रॉम असम वाले चैप्टर में पढ़ो, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो। मैंने तो अपने चैनल पे पूरी क्लास 10 की इंग्लिश भी पढ़ा रखी है, तो जाके पढ़ लो वाले चैप्टर को आप। तो वहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन करा गया उस चैप्टर में कि कैसे उसके बराबर में फैक्ट्री है, वहाँ पे चिमनी लगी है, वहाँ टी लीव्स प्रोसेस हो रही है। क्योंकि वो पूरा ना फ्रेश में अगर आप चाय पत्ती को प्रोसेस कर लोगे टी लीव से तो वो बढ़िया फ्रेश आप तक पहुँचेगी। उसको ट्रांसपोर्ट तक दूर तक किसी फैक्ट्री में पहुँचाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आसपास में ही फैक्ट्री होती है जहाँ पे वो प्रोसेस की जाती है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ठीक है। तो अच्छा खासा गर्म सा क्लाइमेट चाहिए होता है, फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि वो सर्दी हो जाए इसके अंदर। फ्रीक्वेंट शावर्स, बारिश नहीं चाहिए होते, शावर्स चाहिए होते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर्स इंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। तो बारिश चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, बट ऐसे ही नहीं कि बहुत तेज़ की बारिश हो जाए। फ्रीक्वेंट शावर, एक बार आई फिर कुछ समय बाद चाहिए, फिर कुछ समय बाद चाहिए, इस तरीके से बनती है प्यारी प्यारी छोटी छोटी चाय पत्तियाँ। कहाँ पे उगाई जाती है? उन एरियाज़ में उगाई जाती हैं जहाँ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, अच्छी खासी मिट्टी होती है, ह्यूमस रिच यानी कि फर्टाइल मिट्टी होती है। ठीक है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? आसाम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, और ये डिस्ट्रिक्ट बता रखी है, वेस्ट बंगाल में होती है, तमिलनाडु में होती है, केरला में होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट जो है हमारा कॉफ़ी। ठीक है। तो कॉफ़ी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। और हमारी जो कॉफ़ी है वर्ल्ड में जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए मशहूर है कि हमारी कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली बॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमारे यहाँ पे कॉफ़ी बनती है जैसे अरेबिका कॉफ़ी कहा जाता है, जो इनिशियली येमेन से हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी, फिर हमने अपनी कंट्री में इसको उगाना शुरू कर दिया। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो अरेबिका कॉफ़ी है इसकी बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, तो हम इसे उगाते हैं अच्छे से। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन बाबा बूडन हिल्स। तो स्टार्टिंग में ये होती थी बाबा बूडन हिल्स में, और अब भी वहीं पे होती है सबसे ज़्यादा।
और कहाँ पे होती है, नीलगिरी में होती है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मतलब कि बहुत सारी जगहों पे नहीं होती, ये पर्टिकुलर 3-4 जगहों पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन होती है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब अलग अलग टाइप के फ्रूट्स उगाने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। 2018 में फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों, ठीक है। तो 2018 में हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए थे फ्रूट और वेजिटेबल के आफ्टर चाइना। तो भाई चाइना काफ़ी आगे चल रहा है एग्रीकल्चर में काफ़ी जगहों पे। तो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप के फ्रूट्स उगाते हैं। अब भी मैं बार बार ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट बोल रही हूँ। हमने 9th में पढ़ा था। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि दीदी हमें नहीं पता ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट कैसा है, तो बता दो, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इन विच आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस। और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंगोज जो है महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। फ्रूट्स की बात करेंगे अब हम, तो मैंगो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। ऑरेंजेस नागपुर के बहुत फेमस है, चेरापूंजी यानी कि मेघालय के। बनानाज आर ग्रोन इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश में और बिहार में उगाई जाती है। पाइनएप्पल्स मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं, बहुत फेमस है यहाँ के एप्पल्स, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि इनको ठंडा मौसम चाहिए होता है, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट और वॉलनट्स को, ठीक है। तो ये कुछ फ्रूट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल क्रॉप्स, जिनको यूजेज है ये कि आप इनसे बेच के पैसा कमाओगे और इनका आगे यूज़ होता है, खाने के लिए नहीं, फर्दर कोई कपड़ा बनने में, कोई प्रोडक्ट बनने में इनका यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज रबर। रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ठीक है। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि इक्वेटर वाले रीजन में उगाई जाती है ये क्रॉप अंडर स्पेशल कंडीशन। अच्छी खासी कंडीशन चाहिए इसको, जैसे कि मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बरसात भी चाहिए, मतलब जो है माहौल जो है पूरा एनवायरनमेंट जो है पूरा उसमें जो है मॉइस्ट होना चाहिए, वो क्लाइमेट ड्राई नहीं होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, भाई काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल इसको चाहिए। और टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अबव का। कहाँ उगाई जाती है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। रबर। जूट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसे। हाई टेम्परेचर चाहिए, पूरे साल जितने समय ये उगता रहेगा। जूट इज़ ग्रोन वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स। कहाँ उगाया जाता है जूट? जहाँ मिट्टी बहुत फर्टाइल हो, फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है। काफ़ी अच्छा पानी जिस मिट्टी पे बह के जाता हो ना, वहाँ से, जिसकी क्वालिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छी खासी है। वेयर सॉइल प्लेन्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। फ्लड प्लेन्स मतलब कि फ्लड आएगी, सॉइल दोबारा, फ्लड आएगी, अपने साथ नई सॉइल आएगी, फिर रिन्यू हो जाएगी, वहाँ पे उगाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, बोरे बनाने में काम आता है। आजकल तो मैट्स भी बनते हैं, रोप्स भी बनती है, रस्सी बनती है, यार्न बनता है, कारपेट बनता है, आर्टिफैक्ट्स भी बनते हैं जूट के, ठीक है। बहुत महंगा होता है जूट, और इसलिए जो है इस वजह से आजकल जूट को काफ़ी टक्कर का कंपटीशन दे रहा है सिंथेटिक फाइबर, जैसे नायलॉन वगैरह होते हैं ना, नायलॉन और पॉलिस्टर, ये सब। तो आज के ज़माने में लोग जो है, अब महंगाई इतनी हो रही है, और ये केमिकल और ये जो फैक्ट्रियों में बने हुए जो फाइबर्स जो हैं, ये काफ़ी टक्कर दे रहे हैं हमारे नेचुरल फाइबर जूट को, ठीक है। पैकिंग मटेरियल के लिए पहले क्या होता था भाई, जूट के बोरे में पैक करे जाए। आजकल आप घर पे कट्टा आता है ना, जब राशन का एक कट्टा आता है, तो देखना आप कई बार वो कट्टा होता है नायलॉन का बना हुआ, समझ रहे हो। पहले बोरे यूज़ करे जाते थे जूट के, अब भाई वो महंगे हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, उससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान है, जूट से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। तो दिस इज़ हाउ वी आर इफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये आपका आ गया जूट क्रॉप, ठीक है। अब जूट आपको यहाँ बता नहीं रखा है कहाँ उगाया जाता है, बट यस, बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है जूट उगाया जाता है। इवन बांग्लादेश में भी जूट उगाया जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में आप इसको दोबारा पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। तो जूट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बस लास्ट टॉपिक आता है आपके चैप्टर का, हमने सारी क्रॉप्स पढ़ लिया, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमारी कंट्री में इन द फॉलोइंग ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार आए हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी है फार्मर की मदद करने के लिए। दिस इज़ व्हाट यू विल स्टडी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेकन इन इंडिया। तो 5-6 रिफॉर्म्स आप बताओगे, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टडी द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। तो अब पढ़ते हैं व्हाई देयर इज अ नीड
ऑफ एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस लाने की या रिफॉर्म्स लाने की क्या ज़रूरत है। पहले ये पढ़ो क्या प्रॉब्लम चल रही है करने में, फिर हम जानेंगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो इंडिया में 1000 ईयर्स से जो है गाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है। और प्रॉब्लम आजकल क्या हो रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दैट इंस्पाइट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्यूबवेल नहीं पता, हमें ट्यूबवेल भी पता है, हमें कैनाल बनाना भी आता है, बट तब भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं आज के समय पे जिनके पास ये सब फैसिलिटी नहीं है। उन्हें फार्मिंग अगर करनी है तो दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून ओनली, मानसून पे डिपेंडेंट है वो, और उन्हें जो है मैन्योर के लिए वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर उन्हें भी कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से अगर मदद दी जाएगी, अगर उनको भी हेल्प की जाए तो शायद वो भी अच्छी खासी क्रॉप उगा सकते हैं बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस इज अ सीरियस चैलेंज, क्योंकि अभी भी जो है जैसे जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितना ज़्यादा हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन होगा उतना हमारे लिए भला है। ठीक है, साथ ही के साथ में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। देखो आप 60% ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब जब सब इतनी सारी पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो हमारी नीड क्या है कि हम एग्रीकल्चर को एडवांस करें ना, सो दैट जो पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट भी है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाए। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे गए हैं। सबसे पहले रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी इन द लैंड रिफॉर्म्स इन्हें कहा जाता है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने से आपको पता है ब्रिटिशर्स में ज़मींदारी सिस्टम था जिससे एग्रीकल्चर लेबरर्स को और फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता था। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमने कुछ लैंड रिफॉर्म्स करे जिससे जो है काफ़ी सारे चेंजेस आया हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो क्या लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। तो इंडिया में सबसे पहला लैंड रिफॉर्म हुआ था, ज़मींदारी अबॉलिश किया गया था। जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और उस पर टेनेंट्स रख के यानी कि किराए के फार्मर रख के वो खेती कराते थे, उसको हमारी कंट्री में अबॉलिश किया गया। कंसोलिडेट करी गई लैंड होल्डिंग्स, यानी कि भाई एक इंसान जो है ना जो है उसकी जो लैंड है उसका कितने साइज़ को होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको जो है पर्टिकुलर करा कि इतने साइज़ का लैंड सब फार्मर्स के पास होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी के पास बहुत छोटू सा खेत हो और उसको तो नुकसान हो रहा हो फार्मिंग करके, कोई फ़ायदा ही ना हो रहा, और कोई हो उसके पास इतना बड़ा खेत है कि भैया वो तो अकेले तो फार्मिंग कर नहीं सकता, उस पर बहुत ही बड़ा खेत है। ठीक है, तो लैंड सीलिंग्स लगाई गई, एक जगह पे लैंड सीलिंग लगी। आप सब जो सीलिंग मतलब कि इससे बड़ा खेत कोई नहीं रख सकता है, इतना ही आप लोगों को रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े खेत तो फिर ज़मींदार बन जाओगे आप लोग। ठीक है, तो शुरू में लैंड सीलिंग लगाई गई, कहीं पे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग करी गई कि भाई इस लेवल का जो है आपको एरिया चाहिए अगर आपको फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स को लगाने के लिए हमारी कंट्री में प्रायोरिटी दी गई। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सोचा था, पूरा हमारी गवर्नमेंट का फर्स्ट टारगेट ये था कि हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। जो ज़मीनों का बंटवारा अच्छे से हमारी कंट्री में नहीं हो रखा है, जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम है, किसी पे बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है तो किसी पे फार्म है ही नहीं, तो इस तरीके से उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में लगाए गए। द राइट टू इनहेरिटेंस की वजह से, तो वैसे ही मैंने आपको बताया ना कि आगे आगे जनरेशन में खेतों के और जगहों के बंटवारे होते रहते, तो इसलिए नेसेसरी है कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स हो। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मतलब कि पर्टिकुलर इतने अमाउंट पे एक जन के पास एटलीस्ट होनी चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में बनाए गए, बट देखो इसका ना इफेक्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, ज़मींदारी सिस्टम तो अबॉलिश कर दिया हमने, बट जो बाकी लैंड रिफॉर्म्स थे कि इतना साइज़ का लैंड होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, तो ये वाले जो सारे रिफॉर्म्स थे इनको पेपर पे तो हमने बहुत अच्छे से रखा, हाँ ये भी करना, ये भी करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन सबका अच्छे से नहीं हुआ। तो यही बात आपको यहाँ लिखी है कि रिफॉर्म्स बनाए बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे, बट इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग, या फिर ल्यूकवार्म कैसा होता है, कोसा पानी। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं। तो यही कहा गया कि भाई अच्छे खासे रिफॉर्म हमारे यहाँ पे टीम ने बनाए, हमारी प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग करी, बट उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करा गया हमारे लैंड रिफॉर्म्स को। तो कोशिश तो की गई बट वो अच्छे से लागू नहीं की पाई। नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर कोशिश की गई इंडिया के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने शुरू करे थे एग्रीकल्चर इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए 1960 से 70s के बीच में। इसमें से सबसे फेमस है ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फार्मर्स को
क्या दिया गया था, इंसेंटिव्स दिए गए थे, सब्सिडीज दी गई थी, हेल्प दी गई थी, HYV क्या दिए गए थे, सो दैट वो काफ़ी अच्छे लेवल पे फार्मिंग कर पाए। नए नए इनपुट्स दिए, ट्रैक्टर दिए, सीड वाले रैक्स दिए, ऐसा नहीं फ्री में दे दिए, मतलब सब्सिडाइज रेट पे दिए, हेल्प करी, लोन्स प्रोवाइड करे, समथिंग लाइक दैट। HYV सीड्स दिए, अच्छा खासा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवाया, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये सब प्रोवाइड कराया कि ह्यूज लेवल पे जो मैंने बताया कमर्शियल फार्मिंग वो हो पाए हमारी कंट्री में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो है फार्मर्स को गवर्नमेंट ने ऐसा हेल्प किया। देन आया वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जिसमें व्हेन यू विल कम इन क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाऊंगी, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ, ठीक है, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और जो डेयरी जो हमारा दूध है उसकी जो है उसको जो है प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी कोऑपरेटिव्स बने, जैसे अमूल जो है जो बना था वो इसका एग्जांपल है वाइट रेवोल्यूशन का, जैसे पूरे भारत में जो है हमारे जो है मिल्क को सप्लाई करा जाता है और भी बहुत सारे कॉपरेशंस बने, ठीक है। तो ये सब करा गया था इंडिया के एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। बट दिस टू हैज़ लेड टू कंसंट्रेशन और डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। बट ये ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, इनका इफेक्ट क्या हुआ कि कुछ एरिया में तो इफेक्ट अच्छा देखा गया, कुछ जगह बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी को बहुत फ़ायदा पहुंचा ग्रीन रेवोल्यूशन से, बाकी स्टेट्स को इतना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ। और इनफैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप बढ़िया से उगी थी वो वीट थी, उसके अलावा बाकी क्रॉप्स जो थी उनमें हमें इतना डिफरेंस नहीं दिखा था। हुआ था उसमें भी, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बाकी क्रॉप्स भी बढ़ी थी, सबसे ज़्यादा फर्क बस वीट में दिखाई दिया था। हुआ ना तो सबके लिए था ना। और वाइट रेवोल्यूशन की अगर आप बात करो तो गुजरात वाले एरिया में इसका इफेक्ट सबसे अच्छा देखा गया था। तो यही हुआ हमारे यहाँ, भाई सब जगह रिफॉर्म लगाए गए थे तो इफेक्ट भी तो सब जगह सही एक से दिखना चाहिए, कुछ कमी रह गई इस रिफॉर्म में और इनमें, ठीक है। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, अब एक ये तरीका है गवर्नमेंट के द्वारा जो है एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए और फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, दैट इज़ क्रॉप का इंश्योरेंस हो जाए ड्रॉट के लिए। अगर सूखा पड़ गया तो फार्मर को इंश्योरेंस हो रखी होगी उसकी क्रॉप की, फ्लड से, साइक्लोन से, फायर से, डिजीज से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, विलेजेस के अंदर ग्रामीण बैंक से इस्टेब्लिश करना कि फार्मर को इजीली लोन मिल जाए, सो दैट उन्हें बीज खरीदने, उन्हें कोई और इनपुट खरीदना हो तो दे हैव मनी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर। इको में पढ़ोगे अभी आप चैप्टर में कैसे जो है ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स ने खुद भी अपनी सोसाइटीज़ बना के लोन का जो है लोन लेने के लिए उन्होंने क्या क्या करा, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में आप पढ़ोगे। लोअर रेट्स पे जो है लोअर इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को लोन मिल जाए, ये सब कुछ स्टेप्स लिए गए बाय आवर गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, ये बनाया गया सो दैट किसान जो है आराम से जो है अपने लिए मनी जनरेट कर पाए अपने इनपुट्स खरीदने के लिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, पेस आर सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर के बेनिफिट के लिए ये कुछ स्कीम्स है, याद रखना, ये ज़रूर आएगा एग्जाम में। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, अब ये भी गवर्नमेंट करती है कि टीवी पे अगर आप कभी ऐड देखते हो कि जागो ग्राहक जागो, और कई बार एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए ऐड दिखाए जाते हैं सो दैट फार्मर्स जागरूक रहें कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो कई बार वेदर बुलेटिन्स चलाए जाते हैं ना हमारे यहाँ अखबार में और खबरों में, मौसम का हाल बताया जाता है, सो दैट फार्मर को मौसम हाल पता हो कि आगे आने वाले हफ्ते में, महीने में कैसा मौसम रहना चाहिए, रह रहा है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गांव में फार्मर्स के लिए, जहाँ पे फार्मर्स के लिए एक मीटिंग बिठाई जाती है, असेंबलीज होती है और उन्हें नए नए तरीके सिखाए जाते हैं फार्मिंग के, ठीक है। रेडियो पे, टेलीविजन पे उनको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेन्यूवरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी कि जब फसल उग जाएगी तो उसके बाद MSP सेट करना कि इतना तो आपको मिलेगा ये अपनी फसल का। रेन्यूवरेटिव प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है सो दैट फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो कि उसने तो अपना फसल उगा ली, सामने जाके जिसको बेचने गया वो कहेगा मैं तो इतने कम में लूँगा, सब कह रहे हैं कि नहीं हम तो इतने कम में खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि कोई भी इससे कम में नहीं खरीद सकता, इतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा फार्मर से। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय द मिडलमैन। जो बीच के लोग होते हैं ना, जो अब हम सीधा फार्मर से जाके सब्जी थोड़ी खरीद रहे हैं, कोई बीच में बैठा है आदमी, वो उससे खरीदेगा, देन रिटेलर तक आएगी और हम उससे सब्जी खरीदते हैं रिटेलर से जाके या हमारे सब्जी वाले भैया से। तो जो मिडल मैन का है, कई बार क्या कहते हैं फार्मर से तो बहुत सस्ती सब्जी खरीद ली और हमारे सब्जी वाले भैया को, रिटेलर्स को थोड़ी महंगी बेच दी, फिर हम हमें और महंगी बेचते हैं। तो सबका फायदा हो रहा है फार्मर को छोड़ के। तो इसलिए मिडल मैन्स एक्सप्लॉइट ना करे फार्मर को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और डिफरेंट प्राइजेस तय करती है हमारी गवर्नमेंट सो दैट फार्मर ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, उनको अपनी मेहनत की कमाई एटलीस्ट मिले।
अभी इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, दैट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री नियर फ्यूचर, और अच्छा हो सब, ठीक है। तो विद दिस ये जो है ये आपका फुल चैप्टर कंप्लीट होता है। ये थे कुछ रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म, फिर पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, फिर आपने पढ़ा ये अलग अलग स्कीम्स जैसे कि क्रॉप की इंश्योरेंस, क्रेडिट मिलना यानी कि लोन मिलना आसानी से, और ये किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एमएसपी सेट करना, और जो बुलेटिन्स वगैरह चलाना, खबरों में न्यूज़ों में जानकारी देना कंज्यूमर को, ठीक है, सॉरी फार्मर्स को। तो विद दिस ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है गाइस। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरीके से अपने नेक्स्ट चैप्टर को इन डिटेल कवर कर लेंगे। अगर आपको क्लास 10 की इंग्लिश पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, तो आप जाके मेरे चैनल को देख सकते हो। आई एम टीचिंग ऑल द चैप्टर्स ऑन माई चैनल। तो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।